आज जहाँ पर लोग अपनी आजीविका के पीछे ही भागते रहते हैं, यहाँ तक कि अपनों को देखने का समय नहीं मिलता है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना जीवन समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए लगा देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वन्य जीवों के लिए, गरीब तबकों के लिए, आदिवासियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए लगा रखा है। तो हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। हम बात कर रहे हैं हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के एक्टिव सदस्य आलोक शुक्ला जी की। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके संघर्ष के बारे में कि किस तरह आपने संघर्ष किया और संघर्ष का तात्पर्य क्या है। मैंने पहले ही बताया कि लोग अपनी आजीविका के परे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उस समय आप अपनी आजीविका तो कर ही रहे हैं, साथ में देश, समाज और ऐसे दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता है कि हमारा भविष्य क्या है, कैसे काम करना है। ना उन्हें राजनीति का पता, ना उन्हें ज्ञान का पता। वो अपना जीवन यापन जंगल से ही कर रहे हैं, लेकिन जब उनके जीवन पे ही संकट आ जाए, उस समय आप संकट मोचन बन के आप और आपकी समिति आती है। तो देश के लिए तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद। और आइए चलते हैं आलोक जी से, उन्हीं की जवानी, उन्हीं के बारे में कुछ बात करते हैं। तो आलोक जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं पिछले 2 दशक से लगभग छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन पर समुदाय के अधिकारों के लिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, आदिवासी किसान अधिकारों को लेकर संघर्ष में जुड़ा हूँ। हम लोगों का एक मंच है, एयर अलायंस है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत सारे जनवादी संगठनों का एक मंच है। उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसके साथ पिछले 1 दशक से लगभग जो मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, हसदेव का जंगल, उस हसदेव के जंगल को बचाने के संघर्ष का भी एक साथी हूँ। अच्छा, जैसा आपने कहा हसदेव जंगल, ये अभी एक मतलब देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, हसदेव जंगल का। ये विवाद आखिर है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जो हसदेव का मामला है, हसदेव उत्तर छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही समृद्ध, जैव विविधता से परिपूर्ण और एक खूबसूरत जंगल इलाका है, जो कि सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा के एक तरीके से जिले की सीमाओं में स्थित है, लगभग 1879 वर्ग किलोमीटर। ये वो जंगल है जो कि एक तरीके से महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का कॉरिडोर है। झारखंड के परामू टाइगर रिजर्व से लेके कान्हा और गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनको कहीं ना कहीं एक जोड़ता है ये जंगल इलाका। इस जंगल से निकलने वाली जो नदी है, हसदेव नदी, जिस पर मिनी माता बांगो बांध बना है और उससे जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर में करीब 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होती है। और यहाँ तक कि कोरबा का पूरा औद्योगिकरण भी इसी के जल पर निर्भर है, और बाकी जो निस्ताल और पेयजल की उपलब्धता। ये जो जंगल इलाका है, यहाँ जो रहने वाले आदिवासी हैं और अन्य वन पर निर्भर समाज जो गैर आदिवासी हैं, उनकी एक तरीके से 70% आजीविका कहीं ना कहीं इसी वन क्षेत्र पर निर्भर है, जो जंगल से उनकी इनकम होती है, जंगल और ज़मीन के आधार पे। होता क्या है कि ये जो जंगल है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है, एक पर्यावरणीय संवेदनशील इकोलॉजिकल इलाका है, लेकिन जब किसी ज़मीन के नीचे कोयला निकल जाता है तो, या कोई भी खनिज निकलता है, तो उसकी पहचान बदल जाती है। तो जैसे एक मदनपुर गांव है, वो मदनपुर कोल ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ऊपर की चीज़ें मायने नहीं होती हैं, वो खनिज मायने रखने लगता है। और यही हसदेव के साथ हुआ, क्योंकि ये जो हसदेव का एरिया है उसमें करीब छत्तीसगढ़ का 10% कोयला है।
और वो 10% कोयले में हम देखते हैं कि उस कोल फील्ड में 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हैं। उन 23 कोल ब्लॉक में अभी तो बढ़ के और ज़्यादा हो गए हैं, करीब 33 कोल ब्लॉक हो गए हैं, नए चिन्हित हुए हैं, लेकिन जो 23 हम मानते हैं, तो इन 23 कोल ब्लॉक में खनन की कोशिशें पिछले 15 सालों से लगभग जारी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हसदेव की जो 23 कोल ब्लॉक हैं उनमें माइनिंग चालू किया जाए और कोयला निकाला जाए। इस कोशिशों के खिलाफ वहाँ के समुदाय और वहाँ की ग्राम सभाएं, क्योंकि वो संवैधानिक 5वीं अनुसूची इलाके की ग्राम सभाएं हैं जिनके अपने विशेष अधिकार हैं, उस खनन को रोकने के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो जो आपने कहा संघर्ष है, वो संघर्ष यही है कि उस पूरे जंगल जमीन गांव को उजाड़ के वहाँ पे कोयला खनन करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ ये संघर्ष है। बस मैं आपको बता दूं कि 2007-8 में यहाँ पे 20 कोल ब्लॉक के आवंटन थे, लेकिन 2010 में ये इलाका केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नोगो बना दिया गया। जब नोगो इलाका बना तो माइनिंग की प्रक्रिया रुक गई, लेकिन अडानी कंपनी के दबाव में परसा ईस्ट केतेवासन को स्वीकृति मिल गई और वो भी ये कहते हुए दी गई थी कि ये हसदेव नहीं, उसका किनारा है, फ्रिंज एरिया, फ्रिंज बोल के स्वीकृति दी गई थी। 2014 में सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया था कोलगेट पर, जिसमें देश के 204 कोल ब्लॉक को निरस्त किया गया था। उसमें हसदेव के भी 20 कोल ब्लॉक निरस्त हुए और 2014 में जब वापस कोल ब्लॉक की नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हसदेव की जो 20 ग्राम सभाएं हैं उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रस्ताव किया और ये कहा कि आप हसदेव में किसी कोल ब्लॉक का आवंटन मत करिए, क्योंकि यदि आवंटन करेंगे तो हम स्वीकृति नहीं देंगे। और तब से हसदेव की ग्राम सभाएं विरोध कर रही हैं। उस विरोध को दरकिनार करते हुए 7 कोल ब्लॉक के आवंटन हुए हसदेव में। पिछले दिनों 2019, 20, 21 में 13 अन्य कोल ब्लॉक के आवंटन की कोशिश हुई जो रोकने पड़े, लेकिन 7 के आवंटन हुए। 7 में से जो परसा ईस्ट केतेवासन है जिसमें माइनिंग लगातार जारी है, 17 तारीख को जो पेड़ कटा है वो परसा कोल ब्लॉक का कटा है, जो नया कोल ब्लॉक है। जो 3 कोल ब्लॉक हैं पतुलिया गिदमुड़ी मदनपुर साउथ, वो हाथी लिसल बनने के कारण निरस्त हुए हैं, लेकिन ये जो राजस्थान के पास 3 कोल ब्लॉक है वहाँ पे जो खनन लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है उसके खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। अच्छा देखिए, ये तो पहली बार नहीं है कि विकास के नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं। हम चाहे देश की बात करें या विदेश की बात करें, कहीं ना कहीं जंगली ज़मीन को काट के फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, नगर बसाए गए हैं। तो ऐसा क्या है इस हसदेव जंगल में कि विकास का विरोध आप कर रहे हैं? देखिए, ये विकास का विरोध नहीं है, ये तथाकथित विकास का विरोध है और ये पूरे विकास की अवधारणा पे सवाल है कि हम किस विकास की बात कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपको लगता हूँ कि आज जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, जो पूरे जीवन के अस्तित्व का संकट बन रहा है, आज जलवायु परिवर्तन के संकट से हम सब प्रभावित हैं। पिछले दिनों गर्मी हमने देखी कि तापमान किस तरीके से बढ़ा। आज इंटरव्यू हम जब बातचीत कर रहे हैं तो आज शायद 15 नवंबर है, 15 नवंबर में जैकेट निकल जाती थी एक समय। आप देखिए कि आप गर्मी का क्या हस है। जो बारिश, जो तूफान, तो लगातार जो मौसम में बदलाव आ रहा है, ये इसके प्रभाव हम सबको पड़ने वाले हैं, है ना। तो फिर जब प्रभाव पड़ने वाले हैं तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि इन प्रभाव को कैसे रोका जाए और उन प्रभाव को रोकने के लिए जो कमिटमेंट है देशों के कि भाई जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें जो कोयला आधारित, जो फॉसिल फ्यूल के आधार पे जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत है उनको कम करना होगा। और भारत ने स्वयं ये कमिट किया है कि 2030 तक हम जो कुल बिजली जो एनर्जी हमारी है उसमें 50% हम रिन्यूएबल लेके आएंगे, मतलब कोयले को कम करेंगे। तो जब कोयले को आपको कम करना है तो फिर आपको ये चयन करना होगा कि हम कहाँ से कोयला निकालेंगे, कहाँ से नहीं निकालेंगे। हसदेव से कोयला क्यों नहीं निकलना चाहिए? हसदेव से कोयला इसीलिए नहीं निकलना चाहिए कि जब 2010 में गो नो को इलाका बनाया गया था तो ये तो मंत्रालय ने निर्णय लिया था है, यदि कोई शिकायत होती है कि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत है, कोई टेंडर की प्रक्रिया है, तो उसकी जांच होती है कि नहीं होती है। तो इस फर्जी ग्राम सभा की जांच क्यों नहीं हो रही जो कूटलचित दस्तावेज तैयार किया गया? एक गांव है फतेहपुर की ग्राम सभा की अध्यक्षता
उस गांव के पंच ने की। 5वीं अनुसूचित इलाकों में पैसा कानून के तहत जो नियम है वो नियम ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि पंच या सरपंच ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब जब पंच ने अध्यक्षता की है तो वो ग्राम सभा तो स्वमेव निलंबित है, तो खत्म हो जानी चाहिए। अब इसमें जांच का क्या विषय है? अब आपको यही देखना है ना कि भाई जब ग्राम सभा जिस दिन लिखी गई उस दिन अध्यक्षता किया वो पंच था या नहीं था। इसमें तो कोई जांच ही नहीं है ना। आप तो सीधे उठाइए और उस दिन की ग्राम सभा को शून्य कर दीजिए। लेकिन यदि वो ग्राम सभा शून्य होगी तो जो पलसा कोल ब्लॉक को जो स्वीकृति दी गई है वो निरस्त होगी। अब आप समझिए कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी फोर्स लगा के पेड़ काट रहा है, उसको पता है कि ये गलत है, तो किसके साले पे हो रहा है ये सब? फिर कहाँ है सहमति? और 2018 के पहले आपको बता दूं, उसी गांव ने, उसी फतेहपुर, उसी हरिहरपुर ने 2014 में कोल ब्लॉक के आवंटन के पहले विरोध किया, 2015 में ग्राम सभा में विरोध किया, 2016 में विरोध किया। 3 बार ग्राम सभाओं ने लगातार विरोध किया है, वो प्रस्ताव भी है। अच्छा, तो सहमति का तो कोई कानूनी लीगली कोई प्रस्ताव ही नहीं है। एक प्रस्ताव आपका विधि अनुरूप बता दीजिए जिसमें ग्राम सभा ने सहमति दी हो। तो किस बेस पे आवंटित कर रहे हैं? फिर कोई ना कोई बेस तो इन्होंने बनाया ही होगा आखिर। ये आवंटन, कोई भी परियोजना होती है तो नियम ये है कि देखिए कोल ब्लॉक का जो आवंटन है वो आवंटन केंद्र या राज्य, केंद्र सरकार करती है। पहले राज्यों की सहमति से होता था, अब केंद्र सीधे करती है। लेकिन जब कोल ब्लॉक के आवंटन होता है तब उसमें 3 तरीके की स्वीकृति होती है। एक स्वीकृति होती है वन स्वीकृति, एक होती है पर्यावरणीय स्वीकृति और एक होती है भूमि अधिग्रहण। जब भूमि अधिग्रहण होता है तो भूमि अधिग्रहण के पहले पैसा कानून के तहत आपको ग्राम सभा से परामर्श लेना होता है। जो वन भूमि का डायवर्जन, किसी भी जंगल को आप तब काट सकते हैं जब उसका उपयोग के मद में उपयोग में परिवर्तन हो कि हाँ गैर वन भूमि में उपयोग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को डायवर्जन कहते हैं। 2006 के वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जो डायवर्जन की प्रक्रिया है उसमें डायवर्जन के पहले आपको ये ग्राम सभा से सर्टिफिकेट लेना है कि गांव में जितने भी लोगों के वन अधिकार हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हैं चाहे सामुदायिक हैं, उनकी मान्यता खत्म हो गई, मतलब सबके अधिकार सेटल हो गए और ग्राम सभा लिखित में सहमति देती है और उस ग्राम सभा के आधार पर कलेक्टर एनओसी जारी करता है। उस एनओसी के बेस पे एफसी मिलता है। तो जब वो जो ग्राम सभा फर्जी है उसी की तो शिकायत कर रहे हैं कि जो कलेक्टर ने एनओसी जारी की है वो एनओसी गलत है, वो एनओसी आप विड्रॉ करिए। यही मामला तो आपको याद होगा 2019 में बेलाडीला के नंदलाज पहाड़ तेला नंबल में मामला आया था। तेला नंबल पहाड़ में लोगों ने कहा कि हमारी ग्राम सभा फर्जी है। आंदोलन हुआ, एनएमडीसी का उत्पादन 15 दिन ठप रखा गया, चूंकि नई सरकार थी भूपेश जी की, और उन्होंने जांच करवाई। कलेक्टर की जांच में आया कि ग्राम सभा फर्जी है और जो वन स्वीकृति जारी की गई उसको शून्य किया गया। तो जब नंदलाज पहाड़ में जब शून्य किया गया तो हसदेव में शून्य क्यों नहीं किया जा रहा है? मामला तो सेम है बिल्कुल। तो मसला ये है, तो वो एक स्पष्टता जरूरी है कि भाई आप आवंटन कर सकते हैं कोल ब्लॉक का, लेकिन स्वीकृति के बिना ग्राम सभा की सहमति की आप नहीं दे सकते। और ग्राम सभा की सहमति ना वन स्वीकृति के लिए है, ना पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए, ना भूमि अधिग्रहण के लिए। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी आ चुकी है, राजनीति का प्रवेश हो चुका है। चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां अपने आप को पाक साफ बता रही हैं कि हमारे द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया है, विपक्ष भाजपा ने किया, भाजपा कह रही है कांग्रेस सरकार में आया है। ऐसे में किस पार्टी की भूमिका जो कोल आवंटन है और पर्यावरण बिगाड़ने में मुख्य भूमिका किस पार्टी की नज़र आती है आपको? देखिए, हसदेव के विनाश में दोनों पार्टी बराबर की हिस्सेदार हैं, बहुत खुल के कहूँ। जिस पलसा कोल ब्लॉक की स्वीकृति की हम बात कर रहे हैं, फर्जी ग्राम सभा बीजेपी शासनकाल में हुई। जांच के आदेश हमने शिकायतें की भूपेश पिछले कांग्रेस सरकार में, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी जांच करनी चाहिए जो नहीं की। पेड़ कटला है भाजपा सरकार में पुनः। तो सत्ता छत्तीसगढ़ में कोई भी आ रही है कार्य अडानी का कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है,
कि विपक्ष में दोनों ही विरोध करते हैं, ये भी सही है। लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसी हसदेव में एक हाथी रिजल्ट बना के सत्ता कोल ब्लॉक को सुरक्षित भी किया। उसी कांग्रेस ने विधानसभा में संकल्प किया, और जब विधानसभा में संकल्प हुआ तो परसा कोल ब्लॉक के पेड़ काटने की प्रक्रिया को रोक दिया और उसने उस प्रक्रिया को स्थगित किया। हाँ, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप 2 कदम आगे बढ़ के जो वन स्वीकृति उसको निरस्त कर दो। शायद यदि कांग्रेस के समय वन स्वीकृति निरस्त हो जाती तो ये आज पेड़ कटाई का मामला ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उस दरमियान जब भाजपा शासनकाल में थी, आप तो विपक्ष में थे, आप तो कह रहे थे कि आप जो सहमति दी है उसको वापस करो। आप तुम आदिवासी मुख्यमंत्री हो ना, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना था? आप जैसी ही सत्ता में आए आपको उस वन स्वीकृति को वापस लेना था, ना कि पुलिस फोर्स भेज के पेड़ काटना था। तो बहुत साफ दिख रहा है कि सत्ता का चरित्र पूर्ण रूप से इस प्रदेश में, और ये साफ दिख रहा है कि अडानी ने इस प्रदेश को एक बड़ा कब्जा किया है। और अब स्थिति ये है कि सत्ता में जो भी आ रहा है वो अडानी के से नियंत्रित होकर सरकार चला रहा है, ये बहुत साफ दिख रहा है। और देखिए, राजनीति को मैं कोई बुरा नहीं मानता कि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में राजनीति होती है, हर मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है। हसदेव आज के समय पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये महत्वपूर्ण होता है कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम ये तो नहीं कह सकती ना कि खनन होना चाहिए, है ना। आप सत्ता में रह के सारी बदमाशी करोगे, लेकिन आप सामने आके बोल के दिखाइए कि आप हाँ कोयला, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस आके बयान दे कि नहीं खनन जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक आप जो है उस बात को कहने से बच रहे हैं, क्योंकि जनता, इसका मतलब ये है कि जनता नहीं चाहती कि हसदेव में खनन हो है। यदि कोई शिकायत होती है कि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत है, कोई टेंडर की प्रक्रिया है, तो उसकी जांच होती है कि नहीं होती है? तो इस फर्जी ग्राम सभा की जांच क्यों नहीं हो रही, जो कूटलचित दस्तावेज तैयार किया गया? एक गांव है फतेहपुर की ग्राम सभा की अध्यक्षता उस गांव के पंच ने की। 5वीं अनुसूचित इलाकों में पैसा कानून के तहत जो नियम है वो नियम ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, पंच या सरपंच, ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब जब पंच ने अध्यक्षता की है तो वो ग्राम सभा तो स्वमेव निलंबित है, तो खत्म हो जानी चाहिए। अब इसमें जांच का क्या विषय है? अब आपको यही देखना है ना कि भाई जब ग्राम सभा जिस दिन लिखी गई उस दिन अध्यक्षता किया वो पंच था या नहीं था? इसमें तो कोई जांच ही नहीं है ना। आप तो सीधे उठाइए और उस दिन की ग्राम सभा को शून्य कर दीजिए। लेकिन यदि वो ग्राम सभा शून्य होगी तो जो परसा कोल ब्लॉक को जो स्वीकृति दी गई है वो निरस्त होगी। अब आप समझिए कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी फोर्स लगा के पेड़ काट रहा है, उसको पता है कि ये गलत है, तो किसके साले पे हो रहा है ये सब? फिर कहाँ है सहमति? और 2018 के पहले आपको बता दूं, उसी गांव ने, उसी फतेहपुर, उसी हरिहरपुर ने 2014 में कोल ब्लॉक के आवंटन के पहले विरोध किया, 2015 में ग्राम सभा में विरोध किया, 2016 में विरोध किया। 3 बार ग्राम सभाओं ने लगातार विरोध किया है, वो प्रस्ताव भी है। अच्छा, तो सहमति का तो कोई कानूनी, लीगली कोई प्रस्ताव ही नहीं है। एक प्रस्ताव आपका विधि अनुरूप बता दीजिए जिसमें ग्राम सभा ने सहमति दी हो। तो किस बेस पे आवंटित कर रहे हैं? फिर कोई ना कोई बेस तो इन्होंने बनाया ही होगा आखिर। ये आवंटन, कोई भी परियोजना होती है तो नियम ये है कि देखिए कोल ब्लॉक का जो आवंटन है वो आवंटन केंद्र या राज्य, केंद्र सरकार करती है। पहले राज्यों की सहमति से होता था, अब केंद्र सीधे करती है। लेकिन जब कोल ब्लॉक के आवंटन होता है तब उसमें 3 तरीके की स्वीकृति होती है। एक स्वीकृति होती है वन स्वीकृति, एक होती है पर्यावरणीय स्वीकृति, और एक होती है भूमि अधिग्रहण। जब भूमि अधिग्रहण होता है तो भूमि अधिग्रहण के पहले पैसा कानून के तहत आपको ग्राम सभा से परामर्श लेना होता है। जो वन भूमि का डायवर्जन, किसी भी जंगल को आप तब काट सकते हैं जब उसका उपयोग के मद में उपयोग में परिवर्तन हो, कि हाँ गैर वन भूमि में उपयोग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को डायवर्जन कहते हैं। 2006 के वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जो डायवर्जन की प्रक्रिया है उसमें डायवर्जन के पहले आपको ये ग्राम सभा से सर्टिफिकेट लेना है कि गांव में जितने भी लोगों के वन अधिकार हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हैं चाहे सामुदायिक हैं, उनकी मान्यता खत्म हो गई, मतलब सबके अधिकार सेटल हो गए, और ग्राम सभा लिखित में सहमति देती है। और उस ग्राम सभा के आधार पर कलेक्टर एनओसी जारी करता है, उस एनओसी के बेस पे एफसी मिलता है। तो जब
वो जो ग्राम सभा फर्जी है उसी की तो शिकायत कर रहे हैं कि जो कलेक्टर ने एनओसी जारी की है वो एनओसी गलत है, वो एनओसी आप विड्रॉ करिए। यही मामला तो आपको याद होगा 2019 में बेलाडीला के नंदलाज पहाड़ टेला नंबल में मामला आया था। टेला नंबल पहाड़ में लोगों ने कहा कि हमारी ग्राम सभा फर्जी है, आंदोलन हुआ, एनएमडीसी का उत्पादन 15 दिन ठप रखा गया, चूंकि नई सरकार थी भूपेश जी की, और उन्होंने जांच करवाई। कलेक्टर की जांच में आया कि ग्राम सभा फर्जी है और जो वन स्वीकृति जारी की गई उसको शून्य किया गया। तो जब नंदलाज पहाड़ में जब शून्य किया गया तो हसदेव में शून्य क्यों नहीं किया जा रहा है? मामला तो सेम है बिल्कुल। तो मसला ये है, तो वो एक स्पष्टता जरूरी है कि भाई आप आवंटन कर सकते हैं कोल ब्लॉक का, लेकिन स्वीकृति के बिना ग्राम सभा की सहमति के आप नहीं दे सकते। और ग्राम सभा की सहमति ना वन स्वीकृति के लिए है, ना पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए, ना भूमि अधिग्रहण के लिए। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी आ चुकी है, राजनीति का प्रवेश हो चुका है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां अपने आप को पाक साफ बता रही हैं कि हमारे द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया है, विपक्ष भाजपा ने किया, भाजपा कह रही है कांग्रेस सरकार में आया है। ऐसे में किस पार्टी की भूमिका जो कोल आवंटन है और पर्यावरण बिगाड़ने में मुख्य भूमिका किस पार्टी की नज़र आती है आपको? देखिए, हसदेव के विनाश में दोनों पार्टी बराबर की हिस्सेदार हैं, बहुत खुल के कहूँ। जिस पल्सा कोल ब्लॉक की स्वीकृति की हम बात कर रहे हैं, फर्जी ग्राम सभा बीजेपी शासनकाल में हुई। जांच के आदेश हमने शिकायतें की भूपेश पिछले कांग्रेस सरकार में, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी जांच करनी चाहिए जो नहीं की। पेड़ कटला है भाजपा सरकार में पुनः। तो सत्ता छत्तीसगढ़ में कोई भी आ रही है, कार्य अडानी का कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि विपक्ष में दोनों ही विरोध करते हैं, भी सही है, लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसी हसदेव में एक हाथी रिजल्ट बना के सत्ता कोल ब्लॉक को सुरक्षित भी किया। उसी कांग्रेस ने विधानसभा में संकल्प किया, और जब विधानसभा में संकल्प हुआ तो पल्सा कोल ब्लॉक के पेड़ काटने की प्रक्रिया को रोक दिया और उसने उस प्रक्रिया को स्थगित किया। हाँ, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप 2 कदम आगे बढ़ के जो वन स्वीकृति उसको निरस्त कर दो। शायद यदि कांग्रेस के समय वन स्वीकृति निरस्त हो जाती तो ये आज पेड़ कटाई का मामला ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उस दल में आज जब भाजपा शासनकाल में थी, आप तो विपक्ष में थे, आप तो कह रहे थे कि आप जो सहमति दी है उसको वापस करो। आप तुम आदिवासी मुख्यमंत्री हो ना, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना था? आप जैसी ही सत्ता में आए आपको उस वन स्वीकृति को वापस लेना था, ना कि पुलिस फोर्स भेज के पेड़ काटना था। तो बहुत साफ दिख रहा है कि सत्ता का चरित्र पूर्ण रूप से इस प्रदेश में, और ये साफ दिख रहा है कि अडानी ने इस प्रदेश को एक बड़ा कब्जा किया है। और अब स्थिति ये है कि सत्ता में जो भी आ रहा है वो अडानी के से नियंत्रित होकर सरकार चला रहा है, ये बहुत साफ दिख रहा है। और देखिए, राजनीति को मैं कोई बुरा नहीं मानता कि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में राजनीति होती है, हर मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है। हसदेव आज के समय पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये महत्वपूर्ण होता है कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम ये तो नहीं कह सकती ना कि खनन होना चाहिए, है ना। आप सत्ता में रह के सारी बदमाशी करोगे, लेकिन आप सामने आके बोल के दिखाइए कि आप हाँ कोयला, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस आके बयान दे कि नहीं खनन जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक आप जो है उस बात को कहने से बच रहे हैं, क्योंकि जनता, इसका मतलब ये है कि जनता नहीं चाहती कि हसदेव में खनन हो, और पिछली सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। और भाजपा ये कर रही है, ठीक है, आपके पास अभी वक्त है 4 साल, लेकिन चुनाव में तो आपको आना ही है। आप ठीक है खदान जंगल काट रहे हैं, विनाश करेंगे, लेकिन वही जनता आपको सत्ता से उतारेगी। क्यों? क्योंकि हसदेव को बचाने का कमिटमेंट आप भी करके आए थे। तो ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन हो या अपने छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेसी नेता हो, अडानी अंबानी की हमेशा बुराई करते हैं। या अभी भाजपा के शासन में विष्णुदेव साय, जैसा आपने बताया, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों के हित की हमेशा बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं अडानी के दबाव में। आपने ये भी बताया कि कुछ समय है, जनता अगर चाह लेगी तो इनको भी सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, जैसे कि कांग्रेस को उखाड़ फेंका है पूरी तरह, जब किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आदिवासी के लिए जगह इतना सोचा समझा जा रहा है, लोग
मतलब उनका समर्थन सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, उनके साथ छलावा हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस देश के अंदर सबसे बड़ा संकट आदिवासी के साथ है। आप देखिए कितना दुखद है कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन से केंद्र सरकार जो है पूरे देश में और अगले साल भर तक जनजाति गौरव दिवस मना रही है और अपने आप को आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही है। दूसरी तब क्या कर रहे हैं, आप इसी छत्तीसगढ़ के अंदर उसी आदिवासियों का दमन करके आप जो है उनके जंगल ज़मीन छीनने का कार्य कर रहे हैं। आप जो है अभी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन टाइगर रिजर्व से लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित करने का आप नोटिस दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर 2006 में जो कानून बना, जिस कानून की प्रस्तावना में लिखा है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय की भूल को सुधारते हुए कानून ला रहा है, और उस कानून ने ग्राम सभाओं से सहमति के प्रावधान को दिया। शायद वनाधिकार कानून नहीं होता तो आज हसदेव के लोग लड़ भी नहीं पाते। आपने 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके उस सहमति के प्रावधान को हटा रहा है। क्यों हटा रहे हैं? ताकि कॉरपोरेट जिस जंगल पे उंगली लग दे वो जंगल उसका, समुदाय से नहीं पूछना है। तो पूरे आदिवासी समुदाय से उनके जल जंगल जमीन को छीनने की लगातार कोशिश जो है वो बुलडोज कर रहा है। तो ये सत्ता जो है वो कोई आदिवासी हितैषी काम नहीं कर रहा है, बल्कि आदिवासियों के उनके संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जल जंगल जमीन, आजीविका को छीन के ने का काम। और इस बात को आदिवासी समाज जितना जल्दी वो समझ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस देश के आदिवासी इलाकों पे है, क्योंकि संसाधन उसी इलाकों में है। और आदिवासियों के साथ सरकारों का जो छलावा है, उस छलावे को समाज को बहुत जल्दी समझ लेना होगा। आपने आदिवासियों के लिए कहा जल जंगल जमीन, तो जंगल का तो हमें समझ में आ गया कि हसदेव जंगल की कटाई चल रही है, ज़मीन उनकी छीन रही है। अब अगर जल की बात करें तो अपना कोरबा और सरगुजा संभाग के आसपास की मुख्य नदी है हसदेव नदी, तो उसके जल पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा अगर ये कोयला खदान चालू होती है? तो ये बहुत साफ तमाम अध्ययन में ये बात है। इवन जो आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, इवन ICF वाली रिपोर्ट ने कहा है कि खनन से आप परिवर्तनीय प्रभाव होंगे, क्योंकि वो जो आप देखेंगे कि हसदेव नदी और चलनोई रिवर है वो जंगल है, वो जंगल कटने से एक तो पानी की आवक सीधे रूप से कम होगी क्योंकि पानी का डाइवर्जन होगा, दूसरा ये कि सिल्टेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब जंगल कटेगा तो मिट्टी का बहाव होगा और उस सिल्टेशन से डैम का जो जल भराव क्षमता धीरे धीरे कम होगी। आप पहले ही बांगो बांध की करीब 15% जल भराव क्षमता कम हो चुकी है और ये धीरे धीरे होगी। आप कभी इतने बड़े डैम की सिल्टेशन तो नहीं हटा सकते। दूसरा बड़ा सवाल होता है कि देखिए, जो जंगल होता है, बारिश के पानी को जंगल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, पकड़ के लगता है, और जब बारिश ख़त्म होती तो वही पानी छोटे छोटे झरनों के माध्यम से, छोटी नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से आता है, जो साल भर पानी आपको मिलता है। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए जो पानी महत्वपूर्ण है, ये पूरा तंत्र जो है ये ख़त्म हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि यदि हसदेव का जंगल कटेगा तो न सिर्फ सरगुजा बल्कि बिलासपुर के लोगों को पानी का संकट होने वाला है, एक व्यापक संकट होने वाला है। दूसरा, जो पानी के प्रदूषण के सवाल है, क्योंकि आप जो कोयले माइनिंग कर रहे हैं वो इतनी गहराई में कोयला निकाल रहे हैं कि वो जाके पूरे ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है। आपको एक उदाहरण बताऊं, आप कभी गए देखे होंगे कि जो कुसमुंडा, दीपिका, कोरबा जिले में जो खनन चल रहे हैं, या प्रकाश इंडस्ट्रीज़ की चोटिया खदान थी। चोटिया खदान के अगल बगल के गांव में कंपनी को टैंकर से पानी आपूर्ति करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो उनके ट्यूबवेल हैं वो सारे सूख गए, क्योंकि पानी पूरा पिट में जा रहा है। तो सवाल जिस व्यक्ति की ज़मीन जा रही है उसका सवाल नहीं है, सवाल उसके व्यापक इम्पैक्ट क्या पर्यावरण पे होने वाले हैं। तो इन सारे प्रभाव को कोई देखता नहीं। यदि हसदेव का जंगल कट गया तो ये मान के चलिए कि ये जो हसदेव का जंगल है पूरे देश के मानसून नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इस जंगल का विनाश देश के, मतलब छत्तीसगढ़ को तो प्रभाव करेगा ही, देश के मानसून को डिस्टर्ब कहीं ना कहीं करेगा। और छत्तीसगढ़ का जो तापमान है, आप देखिएगा, आप बोलेंगे कि अगली जो गर्मी आएगी लोग बोलेंगे पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी, इस बार ज़्यादा है, क्योंकि वो तापमान लगातार बढ़ रहा है।
लोग इस खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं। लोगों के दिमाग में देखिए कहीं ना कहीं तो है कि हसदेव हमसे बहुत दूर है, हम तो वहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर बैठे, हम बिलासपुर में है, रायपुर में है, अगर जंगल कट भी गया तो क्या होगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जब अमेज़न का जंगल जलता है तो पूरी दुनिया में चिंता होती है, उसके प्रभाव सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। और यदि अभी भी लोग नहीं समझे कोविड के बाद कि हमारी ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, आप जिस इस रायपुर शहर में सांसें ले रहे हैं, क्या ये इतनी ऑक्सीजन इसी रायपुर शहर से मिल रही है या हमें उन्हीं जंगलों से आ रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर खुल गए हैं, जाइए 15 मिनट के लिए साफ़ हवा लीजिए और पैसा दीजिए। कितने लोग वो साफ़ हवा ले पाएंगे जिनके पास पैसा होगा। तो इस संकट को समझना पड़ेगा कि कम से कम जो हमारी प्राणवायु है, जो हम जीवित रखी है, वो तो इस धरती पे बची रहे, वो पानी बचा रहे जो पानी हमें जिंदा रखा हुआ है। और यदि ये नहीं समझते हैं तो ठीक है, फिर विकास में करें और सब कुछ तबाह करके विकास को आगे बढ़ाया जाए। तो एक थीम चली थी, एक पेड़ माँ के नाम। तो क्या प्रधानमंत्री जी, ये जो हसदेव जंगल आपका काटा जा रहा है, हमारा हसदेव जंगल कट रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम से सबको लगाने के लिए कहा था कि जो भी हम पेड़ यहाँ काट रहे हैं उसके एवज में हम एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो पूर्ति हो जाएगी। उसका तो सोशल मीडिया में लोगों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, बहुत अलग अलग कमेंट हैं। एक पेड़ माँ के नाम, हसदेव जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, जंगल बाप के नाम काट दीजिए। तो बहुत अलग अलग, मतलब बहुत बड़े, मतलब मैं, ये मेरे कमेंट नहीं है, बहुत लोगों ने लिखे हैं, है ना। तो वो अच्छा है कि एक पेड़ माँ के नाम, जंगल सौंप दो अडानी के नाम, यही हो रहा है जी। एक कट लगा। अच्छा आलोक जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मान लीजिए किसी कारणवश खदान बंद हो जाती है, जो आपका आंदोलन है व्यापक रूप और लेता है, क्योंकि दिन ब दिन कहीं ना कहीं आपसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहले 4 लोगों के साथ आपने अपनी संघर्ष समिति बनाया, आज 100 आए, 200 आए, 1000 आए, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं आपके साथ जुड़ते हैं, एक बड़ा जन आंदोलन आने वाले समय में होता है। तो इसके दबाव में सरकार बंद कर देती है, तो लोगों के ऊपर, पर्यावरण पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? और यदि सरकार अपने मुनाफा और विकास की बात रखते हुए इसको बंद नहीं करती, बचे हुए जो 22 कोयला क्षेत्र ब्लॉक हैं उनको भी चालू करा देती है, तो मानव जीवन पे, वन्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा विस्तृत में आप बताएं। देखिए, जिस दिन खनन बंद हो जाए उससे सुखद कुछ नहीं होगा हमारे लिए। उस जंगल में रहने वाली एक चींटी से लेके, पक्षी से लेके, वन्य प्राणी से लेके और लोगों तक के लिए, हम सब के जीवन के लिए, और उस जंगल को बचाना ही ज़रूरी है। और यदि ये नहीं किया जाता है और हसदेव के जंगल का विनाश आप जारी रखते हैं तो यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में संकटपूर्ण स्थिति होगी हम सब के लिए। आप देखेंगे कि उस जंगल के कटने से जो वन्य प्राणी, हाथी माइग्रेट कर रहा है, हाथी तो कहीं तो जाएगा, वो हाथी जाएगा। अंततः आप देखेंगे कि राजधानी के बगल तक हाथी आ रहा है। हाथी के हमले पड़ेंगे, निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी और हाथी भी मारे जाएंगे। अभी तो एक न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसा ना हो कि हाथी भी डायनासोर जैसा विलुप्त हो जाए। तो एक जो सीधे रूप से, और सिर्फ हाथी का नहीं, आपको मैं बताऊं कि उस जंगल के अंदर कई विलुप्त प्राय प्रजाति की पक्षी हैं, कई ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो सिर्फ एशिया महाद्वीप में हैं। 18 तरीके के जो हैं वो मैमल्स हैं, जिसमें 11 जो हैं शेड्यूल बन के हैं। दर्जनों ऐसी वनस्पति पाई जाती हैं जो विलुप्त प्राय हैं, जिनको बचाना के लिए सरकार प्रयास कर रही हैं। ये वापस नहीं आने वाली हैं, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। जो पूरे पानी का संकट है, हसदेव नदी, और अब बताइए कि जिस बांध को बनाने के लिए 65-68 के दशक में दर्जनों गांव को हटाया गया, आज वो लोग कहाँ हैं नहीं पता। अब आप खनन को बचाने के लिए उस डैम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्या बांगो जैसा डैम अब दोबारा बनाया जा सकता है? सवाल है। यदि बांगो डैम प्रभावित होता है तो वो 6 लाख
किसानों के पानी का क्या होगा। वो गांव जो इतनी पीढ़ियों से उस जंगल को बचा के रखे हैं, वो आदिवासी समाज जिनकी आजीविका पहचान ही वो गांव है। लोग बोलते हैं कि खनन होगा तो विकास होगा, गांव का पुनर्वास हो जाएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पिछले 50 सालों में छत्तीसगढ़ में जो परियोजनाएं आई हैं, मुझे एक ऐसा गांव बता दो जिसको आप कहें कि आदर्श पुनर्वास गांव, जो पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में। जितने गांव पुनर्वास हुए हैं सब ने वापस कहा कि भैया उस गांव की पहचान, उन गांव की आजीविका सब कुछ ख़त्म हो गई। तो आप गांव को उजाड़ के गांव नहीं बसा सकते। तो वो गांव की पहचान, उनकी टिकाऊ आजीविका आप ख़त्म कर रहे। कोविड में हमने देखा कि पूरे शहरों से मजदूर पलायन कर रहे थे, गांव से कोई पलायन कर रहा था। हमारे यहाँ आदिवासी इलाकों में उस साल इतना अच्छा महुआ हुआ कि लोगों की एक अच्छी इनकम हुई। तो लोगों की एक टिकाऊ आजीविका से आप निकाल के लोगों को एक मजदूरी में ढकेल रहे हैं। जब तक खदान चलेगी वो भी कुछ लोगों को मिलेगा, बाकी लोग शहरों में ढक के खाएंगे। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं। और ये जो पर्यावरण के जो गंभीर प्रभाव हैं, और कोयले का एक तो पूरा साइकिल है। सिर्फ कोयला जहाँ निकल रहा है वहाँ तो प्रभाव नहीं होने वाला है ना। जहाँ से कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितने लोग कोल ट्रांसपोर्ट में मारे जा रहे हैं। जहाँ कोयला जल रहा है वहाँ के जो प्रभाव हैं। तो कोयले का एक पूरा साइकिल है जो एक गंभीर रूप से पर्यावरण के लिए दुष्प्रभावी है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शायद सरकारों को जीवन की चिंता होगी तो खनन को बंद करेगी, और अडानी के लूट और मुनाफे की चिंता होगी तो इसी तरीके से जंगल को काटते जाएगी। थोड़ा सा अपने परिचय भी दीजिए कि आपका कार्यकाल कैसा था, आप क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानने की उत्सुकता देखिए हो ही जाती है कि एक बड़े आंदोलन का आप एक बड़ा हिस्सा हैं, बड़ा चेहरा है, तो आपके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। अब नहीं, काफ़ी मेरे बारे में तो जब अवार्ड मिला तो इस अवार्ड के बाद बहुत छपा, लोगों ने हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में खूब लिखा, वीडियो बनाए। तो मैं देखिए दुरुक से मेरी पढ़ाई हुई है। दुरुक साइंस कॉलेज से मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और चूँकि एक गांव के परिवेश में रहा पढ़ा तो इसीलिए वो पर्यावरण को लेकर एक हमेशा चिंता रही। राज्य बनने के बाद ये बहुत साफ दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ का जो विकास का मॉडल है वो पूरा खनिजों के अंधाधुंध दोहन के आधार पे आगे होगा। और जब छत्तीसगढ़ को घूमा, रायगढ़ से लेके बस्तर तक, तो दिख रहा था कि जो पूरा आदिवासी समाज है, किसान है, उनके संसाधनों को छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और आने वाले दिनों में बहुत तेज होने वाली थी। तो आपके पास सवाल है कि आप कहाँ खड़े रहेंगे। सिस्टम के साथ तो हर कोई खड़ा है, लेकिन वो जो सबसे कमज़ोर तबका है उनका सब कुछ जा रहा है, तो उनकी लड़ाई के साथ कौन खड़ा रहेगा। तो जीवन में तय किया कि उस लड़ाई, और हमेशा किसी अच्छा नहीं लगता, सब लोग अपने घर के सामने पेड़ लगाते हैं, गमले लगाते हैं, तो थोड़ा लगता है हाँ पर्यावरण का हम काम, लेकिन पर्यावरण तो प्राकृतिक जंगलों को बचाने से ही होगा। जब नदियों में हम प्रदूषण देखते हैं तो बहुत दुखद होता है। वो एक निर्मल अविरल बहने वाली हमारी नदियाँ आज जिस तरीके से प्रदूषित हो चुकी हैं। मुझे याद है 2004 में जब मैंने काम की शुरुआत जांजगीर में की थी, तो जांजगीर में एक मध्य भारत पेपर मिल और कोलबा के प्लांटों से निकलने वाले फ्लाई ऐश के कारण उस हसदेव नदी में मछली नहीं बची। और जब मध्य भारत पेपर मिल का पानी छोड़ा जाता तो पूरी मछली मर जाती थी। खालू नदी को लेकर हमने पूरी नदी किनारे पदयात्रा की। 2005-06 में हम पैदल चले नदी किनारे। आप देखिए कि जब नदी का उद्गम है तब कितना साफ जल है, और जैसे जैसे आके बढ़ते हैं जो औद्योगिकरण का पानी, शहरों का पानी जब मिलता है तब उस नदी की दुर्दशा क्या होती है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम नदी को माँ के रूप में पूज रहे हैं, लेकिन आप नदियों की दुर्दशा, जहाँ नदियाँ इस धरती पे माँ के रूप में नहीं पूजी जा रही वो ज़्यादा निर्मल है, और हम यहाँ पे नदी को माँ के रूप में पूज रहे हैं और नदियों की हम दुर्दशा कर रहे हैं। तो सवाल है कि इसी तरीके से यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को ख़त्म करते जाएंगे, विनाश करते जाएंगे, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्हीं के आधार पे हमारा भी जीवन है। यदि ये ख़त्म होंगे तो हमारा भी जीवन ख़त्म होगा। तो ये एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे प्रयासों से ना तो सब कुछ बच जाएगा
लेकिन आप उस बचाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा तो हैं, तो आपके जीवन में एक सुकून तो होगा कि चलिए जब सब कुछ विनाश हो रहा था उस विनाश में आप उसे रोकने की एक भूमिका तो निभा रहे थे, आप उस लड़ाई का हिस्सा तो थे कम से कम। कितना बचा पाएंगे ये तो भविष्य में है, लेकिन हाँ, हसदेव के लोगों ने पिछले 10 सालों से लड़के बड़ा जंगल को अभी तक बचा के रखे हैं, बचा के रखे इसीलिए अभी कट रहा है और सबको दिख रहा है, नहीं तो ये तो शायद पहले ही कट गया होता। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।